नमस्कार, आप देख रहे हैं तहलका डिजिटल। मैं हूं आपके साथ दिग्विजय सिंह चौहान। हाजिर हूं इस समय की बड़ी और अहम खबरों को लेकर। शुक्रवार को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 20 प्रस्तावों को शामिल किया गया। 20 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इस दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी हुई। इस बैठक में यानी कि उत्तराखंड सरकार की इस कैबिनेट बैठक में ऑपरेशन सिंदूर की अभूतपूर्व सफलता पर भारतीय सशस्त्र बलों को और उनके अद्वितीय शौर्य को सम्मान किया गया, उनका नमन किया गया और वीर सैनिकों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार भी व्यक्त इस कैबिनेट की बैठक में किया गया। इस बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह ऐतिहासिक अभियान भारत की सैन्य शक्ति, रणनीतिक सूझबूझ और हर परिस्थिति में राष्ट्र की रक्षा के लिए अडिग संकल्प का प्रतीक है। देश को अनेक वीर सपूत देने वाली सैन्य भूमि उत्तराखंड का प्रत्येक निवासी इस गौरवपूर्ण क्षण में पूरे गर्व और सम्मान के साथ राष्ट्र के साथ खड़ा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट ने जो महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, अब एक नजर उन पर डालते हैं। ऊर्जा सुधार के लिए विशेष संस्था मैकेंजी ने दिया प्रस्तुतिकरण और इसकी जो नीति है वो तय की जाएगी। बड़े मुर्गी पालक उद्योग के लिए नई नीति को मंजूरी दी गई है। गौ सदनों को डीएम स्वीकृति दे सकेंगे, इसको भी मंजूरी दे दी गई है। स्टेट चिल्ड्रन पॉलिसी को स्वीकृति दे दी गई है। एमएसएमई में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0 को स्वीकृति मिली है। 50,000 रोजगार का लक्ष्य इसको लेकर रखा गया है। वर्चुअल रजिस्ट्री जो एक महत्वपूर्ण डिबेट का विषय पिछले कुछ दिनों से उत्तराखंड में था, जिसपे वकील हड़ताल पर चले गए थे, तो कैबिनेट ने वर्चुअल रजिस्ट्री पर भी अपनी मुहर लगा दी है, यानी कि अब रजिस्ट्री वर्चुअल तरीके से हो सकेगी। बाहर से आने वाले व्यावसायिक एवं मालवाहक वाहनों पर ग्रीन सेस लगाया जाएगा। यह फैसला भी कैबिनेट ने लिया है, उत्तराखंड की कैबिनेट ने यह फैसला लिया है। 4 धाम धर्मस्व एवं तीर्थाटन विकास परिषद को इसके गठन को मंजूरी कैबिनेट ने दे दी है। 4 धाम धर्मस्व एवं तीर्थाटन परिषद के गठन को मंजूरी दे दी गई है। याद कीजिए जो बात देवस्थानम बोर्ड को लेकर के काफी विवाद हुआ था, जब मुख्यमंत्री थे त्रिवेंद्र सिंह रावत और उसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पिछली बार ये बात कह चुके थे कि 4 धाम यात्रा के सफल संचालन के लिए एक परिषद का गठन किया जाएगा। तो कैबिनेट ने 4 धाम धर्मस्व एवं तीर्थाटन परिषद को मंजूरी दे दी है। सचिवालय प्रशासन मुख्यमंत्री राहत कोष की धनराशि अब सीधे बैंकों में रखी जाएगी और यह कहा गया है कैबिनेट में कि जो बैंक ज्यादा ब्याज देगा उसी में इस राशि को रखा जाएगा। मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को भी मंजूरी दे दी गई है, यानी कि 20 प्रस्ताव इस उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में मंजूर किए गए हैं। अब बात देश के रक्षा मंत्री की। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भारत पाकिस्तान सीज फायर के बाद लगातार सेना के स्टेशन का या फिर ठिकानों का दौरा कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर वो पहले गए और उसके बाद अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भुज में जवानों के बीच पहुंचे। भुज में जवानों के बीच पहुंच करके रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उनका उत्साह बढ़ाने की कोशिश की। भुज में जवानों को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भुज में आकर के गौरव की अनुभूति होती है। वो क्यों? क्योंकि यही भुज 1965 की जीत का साक्षी बना था भारत पाकिस्तान की। यही भुज 1971 भारत पाकिस्तान की जंग की जीत का साक्षी बना था और यही भुज पाकिस्तान के खिलाफ इस जीत का भी साक्षी बना है, क्योंकि भुज जो एयरफोर्स का स्टेशन है वहां से इस ऑपरेशन में काफी महत्वपूर्ण सहयोग दिया गया। सुनिए। साथियों, ये आज आपके बीच में आया हूं तो आपका अभिनंदन करने के लिए आया। ऑपरेशन सिंदूर में सचमुच आप लोगों ने करिश्माई काम किया है। भारत का मस्तक सारी दुनिया में आपने ऊंचा किया है, इसलिए मैं आप सबके बीच आया हूं। इसलिए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो हमारे सैनिक अथवा हमारे सिविलियंस जो ही शहीद हुए हैं, मैं सबको मैं नमन करता हूं और जो हमारे बहादुर जवान घायल हुए हैं उनके शीघ्र स्वस्थ होने की भी मैं ईश्वर से मैं कामना करता हूं। आप जानते हैं कि हमारे देश की मजबूत भुजा भुज में आप सबके बीच आकर मुझे स्वाभाविक रूप से गौरव की अनुभूति हो रही है। और यह भुज 1965 में पाकिस्तान के खिलाफ हमारी जीत का भी साक्षी रहा है और यह भुज 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ हमारी जीत का भी यह साक्षी रहा है और आज एक बार फिर यह भुज पाकिस्तान के खिलाफ हमारी जीत का साक्षी बना है। इसकी मिट्टी में देशभक्त की खुशबू है और यहाँ के जवानों में भारत की सुरक्षा का एक अडिग संकल्प भी है। मैं आप सभी एयर वॉरियर्स, समस्त आर्म्ड फोर्सेस और अपने बीएसएफ के सभी जाबाजों का यहां पुनः। ऑपरेशन सिंदूर की गूंज इसलिए भी ज्यादा सुनाई दी क्योंकि भारतीय सेना ने इसे पूरा करने में काफी कम समय लिया।
24 मिनट में भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया था। 9 आतंकी ठिकानों को खत्म कर दिया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तो यहां तक कह दिया कि जितनी देर में लोग नाश्ता पानी करते हैं उतनी देर में आपने यानी कि सेना ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है। साथ ही नाम लेकर के राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया था। ये गूंज सिर्फ भारत में ही नहीं सुनी बल्कि पूरी दुनिया ने ये गूंज सुनी। ऑपरेशन सिंदूर, और मैं बताना चाहता हूं ऑपरेशन सिंदूर नाम किसने दिया। ऑपरेशन सिंदूर का नाम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी ने दिया, जो इसी जापान की धरती, इसी गुजरात की धरती पर गुजराती नाम से और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो कुछ भी आपने किया है, समस्त हिंदुस्तानियों को, चाहे वो भारत के रहने वाले हों अथवा दुनिया के दूसरे देशों में रहने वाले हों, सभी गौरवान्वित हुए हैं। भारतीय वायुसेना के लिए सिर्फ 23 मिनट यह काफी थे पाकिस्तान की सरजमी पर पल रहे आतंक के अजगर को कुचलने के लिए, और वह आपने करके दिखाया है। और मैं ये कहूं तो यह कहना गलत नहीं होगा, जितनी देर में लोग नाश्ता पानी निपटाते हैं उतनी देर में आपने दुश्मनों को निपटा दिया। आपने दुश्मनों की जमीन पर जाकर आपने मिसाइलें गिराई है। उसकी गूंज केवल भारत की सीमाओं तक ही सीमित नहीं रही है, बल्कि सारी दुनिया ने सुना है मेरे दोस्तों, सारी दुनिया ने सुना। और वास्तव में वह गूंज सिर्फ मिसाइल्स की ही नहीं थी, वह गूंज थी आपके शौर्य की और भारत के सेना के जवानों के पराक्रम। भारतीय वायुसेना ने न सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर बल्कि उसके बाद पाकिस्तानी एयरबेस को भी निशाना बनाकर के ये दिखाया कि वो कितनी कैपेबल है। एयरफोर्स की तारीफ करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भुज एयरबेस से ये बात भी कही कि पाकिस्तान में भारतीय एयरफोर्स की पहुंच आज हर कोने तक पहुंच चुकी है। बिना पाकिस्तान की सरहद में एंटर किए, बिना पाकिस्तान की सीमा में घुसे भारतीय सेना के फाइटर जेट अपने ही देश से पाकिस्तान के किसी भी कोने को निशाना बना सकते हैं। यहां से वार करने में हम पूरी तरह से सक्षम हैं और यह हकीकत भी है। एयरफोर्स ने यह सब कुछ करके भी दिखाया है। हम लगातार स्वदेशी टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते रहते हैं। रक्षा मंत्री ने भी इसके बारे में भुज से यह बात कही। उन्होंने कहा कि हमारी खुद की टेक्नोलॉजी ने बहुत शानदार काम इस पूरे ऑपरेशन में किया है। खासतौर पर ब्रह्मोस मिसाइल तो पाकिस्तान के होश ठिकाने लगाने में कामयाब रही और उसके साथ ही हमारा डिफेंस सिस्टम भी काफी मजबूत था। और साथियों, कोई छोटी बात नहीं है कि हमारी एयरफोर्स की पहुंच पाकिस्तान के हर कोने तक है, और यह बात पूरी तरह से साबित हो चुकी है तो हमारी तीनों फोर्सेस की, लेकिन आज एयरबेस पर आए हूं इसलिए मैं इसकी चर्चा कर रहा हूं। और आज स्थिति यह है कि भारत के फाइटर प्लेन बिना सरहद पार किए ही यहीं से उनके हर कोने तक सीधा प्रहार करने में पूरी तरह से सक्षम है। और पूरी दुनिया ने देख लिया है कि कैसे आपने पाकिस्तान की धरती पर मौजूद आतंकवाद के 9 ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। बाद में की गई कार्रवाई में उनके अनेक एयरबेस भी तबाह कर दी गए। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंडियन एयरफोर्स ने केवल पराक्रम ही नहीं दिखाया है, बल्कि पूरी दुनिया के सामने प्रमाण भी दिया है। प्रमाण इस बात का कि अब भारत की युद्ध नीति और टेक्नोलॉजी यानी तकनीक भी दोनों बदल चुकी है। आपने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नए भारत का संदेश पूरी दुनिया तक इस बार पहुंचा दिया है। और साथियों, यह संदेश है कि अब भारत केवल विदेशों से इंपोर्ट किए गए हथियारों और प्लेटफॉर्म्स पर ही निर्भर नहीं है, बल्कि भारत में बने अस्त्र और शस्त्र भी हमारी सैन्य शक्ति का अब हिस्सा बन चुके हैं। अब भारत में बने और भारतीय हथियारों से बने हथियार भी अचूक और अभेद्य हैं। यह पूरे विश्व ने देख लिया है। ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत को तो पाकिस्तान ने खुद स्वीकार कर लिया है। हमारे देश में एक कहावत काफी पुरानी है और वह है दिन में तारे दिखना।
मगर भारत में बनी ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान को रात के अंधेरे में दिन का उजाला दिखा दिया है। रात के अंधेरे में दिन का उजाला दिखा दिया है। भारत के जिस एयर डिफेंस सिस्टम की तारीफ हर तरफ हो रही है, उसमें डीआरडीओ द्वारा बनाए गए आकाश और अन्य राडार सिस्टम की जबरदस्त भूमिका रही है। साथियों, कई स्थानों पर हमारे नागरिक दुश्मन के ड्रोन आते देख भाग नहीं रहे थे, बल्कि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम के हाथों उनको मार गिराने की वीडियो बना रहे थे। पाकिस्तान में आतंकवाद पलता है और पनपता है, और पाकिस्तान की सरकार आतंकवादियों को सुपर हीरो बनाकर के प्रोजेक्ट करती है। ये हर बार सामने आता ही है कि कैसे पाकिस्तान तन, मन और धन तीनों चीजों से आतंकियों की मदद करता है। भारतीय सेना ने इस बार पाकिस्तान में मौजूद आतंक के अड्डों पर एक बड़ी चोट की है। ऑपरेशन सिंदूर से कई कैंप पूरी तरह से तबाह हो गए, लेकिन क्या यह काफी होगा? क्या पाकिस्तान सरकार इन आतंकियों की मदद अब आगे नहीं करेगी? यही सवाल भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी उठाया। राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि पाकिस्तानी सरकार इस कोशिश में लगी हुई है कि कैसे ध्वस्त हुए आतंकी अड्डों को एक बार फिर से खड़ा किया जाए, और इसके लिए पाकिस्तानी लोगों के टैक्स के पैसे से पाकिस्तान की सरकार मौलाना मसूद अजहर के परिवार को 14 करोड़ रुपए देगी, वो भी तब जब वो एक यूएन डेजिग्नेटेड आतंकी घोषित है, यानी कि यूनाइटेड नेशन उसे आतंकवादी घोषित कर चुका है। इतना ही नहीं, राजनाथ सिंह ने यह भी सवाल उठाया कि आईएमएफ के पैसों का इस्तेमाल भी पाकिस्तान अंत में आतंकवाद के लिए ही करेगा, आतंकवाद को खड़ा करने में ही करेगा। ऐसे में क्या आईएमएफ इनडायरेक्टली आतंक को फंड नहीं कर रहा है? इस पर भी सवाल पूछा जाना चाहिए। इसी बात को राजनाथ सिंह ने दुनिया के मंच पर उठाने की कोशिश की है कि दुनिया में पाकिस्तान को अगर कोई भी फंड करता है तो समझ लीजिए कि वो टेरर को फंड होता है। इसीलिए आईएमएफ को भी इस पर फिर से पुनर्विचार करना चाहिए। आईएमएफ जो लोन पाकिस्तान को दे रहा है उस पर पुनर्विचार करना चाहिए और पाकिस्तान के फंड्स को बंद करना चाहिए। सुनिए। साथियों, आपने पाकिस्तान में मौजूद टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की है, मगर पाकिस्तान फिर से इस कोशिश में लग गया है कि ध्वस्त हुए आतंकी ढांचे को फिर से खड़ा किया जाए। वहां की सरकार पाकिस्तानी आम नागरिकों से लिया गया टैक्स जैशे मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठन के आका मसूद अजहर को करीब 14 करोड़ रुपए देने में खर्च करेगी, जबकि वह यूनाइटेड नेशंस डेजिग्नेटेड टेररिस्ट घोषित हो चुका है। इतना ही नहीं, लश्कर ए तोयबा और जैश ए मोहम्मद के मुरुद के और बहावलपुर स्थित टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को फिर से खड़ा करने के लिए पाकिस्तान सरकार ने आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है, लेकिन निश्चित रूप से इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से आने वाले $1 बिलियन के बड़े हिस्से को टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को फंड करने में इस्तेमाल होगा, ऐसा मेरा मानना है। क्या यह इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ द्वारा, जो कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके द्वारा इनडायरेक्ट फंडिंग इसे नहीं माना जाएगा? मैं दुनिया के लोगों के सामने यह सवाल रखना चाहता हूं। इसलिए मैं मानता हूं कि आज के समय में पाकिस्तान को किसी भी तरह की आर्थिक सहायता टेरर फंडिंग से कम नहीं है। भारत यही चाहेगा कि आईएमएफ पाकिस्तान को अपनी $1 बिलियन की असिस्टेंस पर वह पुनर्विचार करे और आगे भी किसी भी तरह की सहायता देने से आईएमएफ परहेज करे। भारत नहीं चाहता जो फंडिंग हम आईएमएफ को करते हैं वह डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी भी तरीके से पाकिस्तान या किसी भी देश में टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में वह इस्तेमाल की जाए। हम नहीं चाहते। तो राजनाथ सिंह की बात आपने सुनी। साफ तौर पर राजनाथ सिंह ने यह संदेश दुनिया को दिया कि आतंकवाद पाकिस्तान में पाकिस्तान की सरकार ही उसे पनपाती है और उसे खड़ा करने में मदद करती है। यही वजह है कि आईएमएफ को भी सोच विचार करके उनके फंड्स को देखना चाहिए, उसे रोकना चाहिए, क्योंकि इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं आईएमएफ हो या दुनिया के दूसरे देश जो पाकिस्तान को पैसे से मदद करते हैं वो कहीं ना कहीं टेरर को भी फंड कर रहे हैं। वहीं ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के एक नया खुलासा सामने आया है कि भारत ने 9
10 मई की रात को पाकिस्तान की एयर डिफेंस को तबाह करने के लिए करीब 15 ब्रह्मोस मिसाइलें दागी थी। भारतीय वायुसेना की इस कार्रवाई से आसिम मुनीर की पाकिस्तानी सेना में हड़कंप मच गया था, क्योंकि इस हमले में पाकिस्तान के 13 में से 11 प्रमुख एयरबेस तबाह हो गए थे। भारत ने इससे पहले पाकिस्तान के रडारों को उकसाने और निष्क्रिय करने के लिए पायलट रहित ड्रोन का इस्तेमाल किया था। पाकिस्तान ने 7 और 8 मई की रात को भारत में कई सैन्य ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइल से हमला करने की नाकाम कोशिश की थी। इसी के जवाब में भारत ने यह कार्रवाई की है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि NSA अजीत डोभाल की सलाह पर ही ब्रह्मोस मिसाइल को इस मिशन में मुख्य हथियार के रूप में चुना गया था। ब्रह्मोस मिसाइल एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसे भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO और रूस के NPO के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। ब्रह्मोस नाम भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मॉस्कवा नदी के नाम से मिलकर बनाया गया है। इसकी अगर मुख्य विशेषताओं की बात करें तो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जो कि भूमि, समुद्र, हवा और पनडुब्बियों से लॉन्च होने में सक्षम है। इसका उपयोग एंटीशिप यानी कि जहाज रोधी और भूमि हमला दोनों भूमिकाओं के लिए किया जा सकता है। स्पीड की अगर बात करें तो 2.8 मैक से 3.5 मैक ध्वनि की गति से ये चल सकती है। इससे 3 गुना यानी कि सुपरसोनिक गति, जो कि इसे दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइलों में से एक बनाती है। ये जो हाई लक्ष्य की प्रतिक्रिया के समय को कम कर देती है, जिससे इसे रोकना काफी मुश्किल हो जाता है। इसकी रेंज 400 से 500 किलोमीटर के बीच में अपग्रेड करके भविष्य में इसकी रेंज को करीब 1500 किलोमीटर तक भारत पहुंचा सकता है। भारत पाकिस्तान के बीच पिछले दिनों जो कुछ भी जंग हुई थी, उससे पाकिस्तान की जगह जगह पर बेइज्जती हुई। पाकिस्तान बहुत बेइज्जत हुआ, लेकिन पाकिस्तान की बेइज्जती का सिलसिला अभी तक थमा नहीं है। पाकिस्तान के नेता से लेकर के उनके सेना के अधिकारी कई तरह की बातें सामने रख रहे हैं, जो कि साफ तौर पर बचकाना बातें लगती हैं। भारत पर हमले के दावे करने वाली पाकिस्तान के सबूत के तौर पर कुछ भी नहीं दिखा पा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया का ही रेफरेंस दे रहे हैं। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने खुद अपनी फजीहत एक बार फिर से करवा ली है। भारत के खिलाफ पाकिस्तान के सेना की तारीफों के पुल बांधने के लिए इशाक डार ने झूठी रिपोर्ट का सहारा लिया, जिसे उन्हीं की देश की मीडिया ने उजागर कर दिया। दरअसल संसद में भाषण के दौरान इशाक डार ने UK आधारित द टेलीग्राफ के फेक पेज पर मौजूद खबर का हवाला देते हुए पाकिस्तान की सेना की खूब तारीफ की, मगर बाद में पाकिस्तानी चैनल द डॉन ने अपने फैक्ट चेक में बताया कि इशाक डार ने द टेलीग्राफ की जिस खबर का हवाला दिया, वास्तव में वो एक फेक चैनल है। पाकिस्तान की संसद में गुरुवार 15 मई को भाषण देते हुए इशाक डार ने कहा था कि टेलीग्राफ लिखता है कि भारतीय वायुसेना पूरे आसमान पर राज करती है, यानी कि पाकिस्तान एयरफोर्स द अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ द स्काई। हालांकि उन्होंने जिस खबर की बात कही वो एक फेक न्यूज थी। टेलीग्राफ ने कभी उसे इतिहास में छापा ही नहीं था। ये सिर्फ सोशल मीडिया पर मौज लेने के लिए बातें की जा रही थी। पाकिस्तानी अखबार द डॉन की टीम ने जब इस खबर की पड़ताल की तो सच सबके सामने आ गया। खास और बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बाकी खबरों के लिए बने रहिए तहलका डिजिटल के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।